बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेफ्रिजरेटर। बच्चों, रेफ्रिजरेटर का अगर हम आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। तो उस हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग रेफ्रिजरेटर को समझेंगे कि ये रेफ्रिजरेटर एक्चुअल में है क्या और ये कैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है कि जिसमें हमने पढ़ा कि हम लोग, हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम कोल्ड रीजन से हॉट रीजन तक हीट को ट्रांसफर करें विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। ठीक हो गया? मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड नहीं करते तो उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो क्या करे, हीट को लो रीजन से हाई रीजन की तरफ लेके जाए। ठीक हो गया? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ लेके जाए। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो एक्चुअल में हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे हमारे पास हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। ठीक हो गया? तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों, रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर एक्चुअल में क्या है? तो रेफ्रिजरेटर बच्चों एक्चुअल में हमारे पास एक डिवाइस है। ठीक है? अब ये काम क्या करता है, तो इसको हम सब पढ़ते हैं कि अ डिवाइस यूज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बिलो दैट्स ऑफ सराउंडिंग्स। मतलब कि रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है कि जो क्या करता है, अपने अंदर के टेम्परेचर को लो रखता है सराउंडिंग के टेम्परेचर से। मतलब कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर का जो टेम्परेचर है वो लो है कंपैरेटिवली टू के हम उसके सराउंडिंग्स की बात करें। ऐसा ही है। तो अब हमारे पास सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर हाई है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर लो है, तो इसके पीछे एक पूरा का पूरा एक वर्किंग प्रिंसिपल है और इस लेक्चर के अंदर हम उसी को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास वो बॉक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस भी कर दें। जैसे लेट सपोज कि हमारे पास कोई एप्पल है, मैंने उसको रेफ्रिजरेटर में प्लेस कर दिया। ठीक हो गया? या कोई भी गर्म दूध है, मैंने उसको रख दिया रेफ्रिजरेटर के अंदर। अब क्या होगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि उस दूध से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और लाके एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। तो कुछ टाइम बाद वो दूध ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा हमारे पास एक ऐसा वर्किंग प्रिंसिपल है, उसको हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर, कि जो एक्चुअल में हमारे पास हीट को फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन टू हाई टेम्परेचर रीजन ट्रांसफर करता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब रेफ्रिजरेटर के अंदर हम पढ़ते हैं कि हीट मस्ट बी फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ये एक ऐसा कंपोनेंट है, इसमें हमारे पास हीट लाजमी जो है तो वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। कि जब हम लोग रेफ्रिजरेटर को स्टार्ट करते हैं तो वो हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब द वर्किंग सब्सटेंस परफॉर्म साइकिल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द हीट इंजन। ठीक हो गया? मतलब कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस डिफरेंट हो सकती है। हमारे पास एक्चुअल में पहले जो पुराने रेफ्रिजरेटर्स आते थे उसमें हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते थे, बट चूंकि बाद में पता चला कि वो हमारे लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट के साथ जो है तो वो ऐसा होता है कि अगर वो गैस रिलीज हो जाए इन्वायरमेंट में तो वो फिर हमारे पास बहुत ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स थे। ऊपर से जो है तो वो ओजोन डिप्रेशन में भी उसका एक बेहतरीन रोल होता है, तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया। फिर फर्मियन गैस आई, फिर उसको भी बैन कर दिया गया। तो आजकल हमारे पास आइसोब्यूटेन, जो आजकल न्यू हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं तो उसमें जो गैस यूज होती है तो वो है हमारे पास आइसोब्यूटेन। ठीक है? अब ये केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ये सारे। तो आप लोग जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से समझ आ जाएगी इस चीज के बारे में, ये जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। आइसोब्यूटेन गैस जो है तो वो यहाँ पे यूज होती है आजकल के जितने भी रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं। बट एनी हाउ, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो द वर्किंग सब्सटेंस परफॉर्म साइकिल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू हीट इंजन। अब जरा इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास हीट इंजन में क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है और एक हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है जिसको हम एलटीआर कहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास हीट जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये एक नेचुरल प्रोसेस है।
ठीक हो गया। नेचुरली भी हमारे पास हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही मूव करती है। अब हीट इंजन के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐसा सेटअप डिजाइन किया हुआ था कि जब ये हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही होती थी तो हम यहाँ से इससे कुछ वर्क हासिल करते थे, ये हमें कुछ वर्क करके देता था। ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर जो है वो इस प्रोसेस के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। मतलब क्या, रेफ्रिजरेटर के अंदर हम लोग हीट लो टेम्परेचर से उसको उठा के हाई टेम्परेचर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें अब एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहले हम लोग हीट इंजन में क्या करते हैं, उससे वर्क लेते हैं, और रेफ्रिजरेटर के अंदर अब हमें इसको एक एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जो है तो हमारे लिए पॉसिबल है कि हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ लेके चले। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एक्चुअल में रेफ्रिजरेटर जो है तो वो हीट इंजन के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है। ठीक हो गया। अब द वर्किंग सब्सटेंस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। इसको हम लोग जो ये वर्किंग सब्सटेंस जो मैंने अभी कहा कि हम आइसोब्यूटेन को मोस्टली यूज कर रहे हैं, तो अब इसको एक्चुअल में हम लोग रेफ्रिजरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक साइकिल के अंदर वर्क करता है। अब जरा वो एक मिनट के लिए ये सोचिए कि हम अक्सर ये बात होती है कि रेफ्रिजरेटर का पाइप कहीं से लीक हो जाए तो उसमें से सारी गैस निकल जाएगी, तो हम कहते हैं कि जी वो कूलिंग नहीं कर रहा रेफ्रिजरेटर। तो फिर हम बाहर से मैकेनिक को बुलाते हैं, मैकेनिक आके चेक करता है, कहते हैं जी इस पाइप में इस पॉइंट के ऊपर लीकेज था जिसकी वजह से सारी गैस निकल गई है। अब ये रेफ्रिजरेंट जो है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे के पूरे वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो अब वो पाइप में से अगर गैस निकल गई है तो फिर हमारे पास वो रेफ्रिजरेटर कूलिंग करना छोड़ देता है। इसी तरह अगर हम एसी की बात करें तो वो भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बढ़ते हैं इसके डायग्राम की तरफ। डायग्राम में हमारे पास इसके कुछ मैंने कंपोनेंट्स यहीं पे मेंशन किए हुए हैं जो कि इसके अंदर मेनली वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इसमें यूज होता है कंप्रेसर। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास यूज होता है कंडेंसर, फिर हमारे पास इसमें एक एक्सपेंशन वाल्व यूज होता है, और फिर हमारे पास एक इवेपोरेटर कॉइल यूज होती है। ठीक है। और ये जो इवेपोरेटर कॉइल है ये उस बॉक्स के अंदर मौजूद होती है। मतलब कि रेफ्रिजरेटर का ये मैंने बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है, ये उसका सारा बाहर का स्ट्रक्चर है, डिजाइन है। मतलब कि ये कंपोनेंट सारे बाहर मौजूद होते हैं रेफ्रिजरेटर से बाहर। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रेफ्रिजरेटर के अंदर जो इवेपोरेशन कॉइल मौजूद होती है। ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है रेड कलर का, ये आपका घर का पूरा रेफ्रिजरेटर है जिसमें वो व्हाइट सी शीट लगी होती है। उसके पीछे ये पूरा एक डिजाइन बना होता है कॉपर की वायर यूज करके, कॉपर का पाइप एक यूज करके उसको पूरा डिजाइन किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसकी वर्किंग क्या है, ये वर्क कैसे करता है, तो अब उसको समझते हैं। मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है तो आप किसी भी पॉइंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब कंप्रेसर क्या करेगा, इसमें हमारे पास ये रिफ्रिजरेंट गैस यूज हो रही है, इस पाइप में जैसे इधर पहुंची, कंप्रेसर क्या करेगा, इस रेफ्रिजरेंट गैस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो जब गैस कंप्रेस होगी और सडनली जब वो कंप्रेस होती है तो बच्चों बात याद रखिए कि उसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर है, गैस जब भी सडनली कंप्रेस होती है तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज होता है और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। और अगर आप बात करें तो इसका टेम्परेचर इस कदर इंक्रीज हो जाएगा कि अबाउट 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर जो है तो इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया। अब इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाली गैस कंप्रेसर से निकल के आगे बढ़ेगी। यहाँ पे जैसे ही आगे आई तो यहाँ पे अब कंडेंसर लगा हुआ है। अब ये कंडेंसर क्या करता है, इसका काम है कि ये इस टेम्परेचर को क्या करे, रिड्यूस करे। ठीक है। तो अब ये इसको रिड्यूस करके 35 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान तक ले आती है। ठीक हो गया। अब इस गैस का टेम्परेचर 97 से 35 टू 45 के दरमियान पहुंच गया। अब जैसे ये गैस यहां से निकल के आगे बढ़ती है तो अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेंशन वाल्व यूज हो रहा है। ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व क्या है, ये इसको इस तरह भी ड्रॉ किया जाता है, आप इसको कॉइल्स की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। यहाँ पे एक एक्सपेंशन वाल्व यूज होता है। अब ये वर्ड ही एक्सपेंशन है ना, तो अब ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा गैस को, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक हो गया। तो जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है इस एक्सपेंशन वॉल से पास करने के बाद, तो ये जो हमारे पास गैस है ये एक्चुअल में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। गैस जो है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है। अब यहां से वो लिक्विड जो है तो सीधा आगे बढ़ता है हमारे पास इस इवेपोरेटर कॉइल में। अब वो जो लो टेम्परेचर लिक्विड जब इस पाइप में से पास करेगा तो अब रेफ्रिजरेटर के अंदर, अब इसका जो लो टेम्परेचर है ये -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा होता है, -16 या डिपेंड करता है, ठीक हो गया। तो इतना लो टेम्परेचर गैस फ्लूइड जो है लिक्विड, चूंकि पहले वो गैस थी अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है और अब वो लिक्विड इसमें से पास करेगा इस पूरे के पूरे इवेपोरेटर कॉइल में से। अब ये जो रीजन है ये उस रेफ्रिजरेटर के अंदर का रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक गर्म दूध है, हमने उसको जाके प्लेस कर दिया रेफ्रिजरेटर के अंदर, या कोई भी ऑब्जेक्ट है साइलेंट पड़ा हुआ था वो हमने उठा के रख दिया उसमें। अब एक्चुअल में क्या होगा कि उस जो ऑब्जेक्ट हमने उस रेफ्रिजरेटर के अंदर प्लेस किया है उसका टेम्परेचर हाई है इस टेम्परेचर से, तो ये क्या करेगा, ये लिक्विड उससे हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही उससे हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये वापस गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जब यहां से बाहर आएगा तो ये अब जो लिक्विड था पहले, अब वो गैस में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो गैस फिर सीधा कंप्रेसर में जाएगी, फिर यहां से कंप्रेस होगी, तो ये साइकिल जो है तो एक हमारे पास क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और ये कंटिन्यूसली इसी तरह यहां से लिक्विड में कन्वर्ट होके ये गैस, तो जैसे रेफ्रिजरेटर में इंटर होती है तो वहां से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास पड़े होते हैं उनसे वो हीट को एब्जॉर्ब करती रहती है कंटिन्यूसली, तो ये एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो जो मैंने पहले बात की कि अगर यहाँ पे ये पाइप कहीं से भी लीक हो जाए और इसमें से ये गैस निकल जाए तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये कूलिंग का जो प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो मेन काम कर रही है वो ये रेफ्रिजरेंट गैस कर रही है, ठीक हो गया। तो अब ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि कंप्रेसर कंप्रेस द गैस, इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज। कंप्रेसर ने जब कंप्रेस किया गैस को तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो गए। अब टू रिड्यूस द टेम्परेचर इट इज अलाउड टू पास थ्रू कंडेंसर कॉइल। हम कंडेंसर कॉइल से इसको पास करवाते हैं ताकि इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। Then it is passed through the expansion valve to decrease its pressure to become more cool, ठीक है। अब यहां से एक्सपेंशन वाल्व से हम लोग इसको क्या करते हैं, पास करवाते हैं ताकि इसका प्रेशर जो है तो वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। बट यहाँ पे प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर और ज्यादा इसका डिक्रीज हो जाता है। और फिर उसके बाद दिस लिक्विड इज अलाउड, ये जो है इतना ज्यादा लो हो जाता है टेम्परेचर कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब दिस लिक्विड इज अलाउड टू पास थ्रू द इवेपोरेटर कॉइल, फिर हम उस लिक्विड को आगे इवेपोरेटर कॉइल में से पास करवाते हैं, which absorbs the heat from box and cools the object inside the box, जो कि क्या करती है, इस बॉक्स के अंदर से सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब करती है और उस बॉक्स से ही एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उससे भी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट ये अगेन इट विल बिकम अ गैस एंड इंटर्स इनटू कंप्रेसर। तो फिर यहां से जब ये बाहर निकलती है तो ये वापस किस फॉर्म में होती है, हीट फॉर्म में होती है, और सॉरी गैसेस फॉर्म में होती है, और फिर ये वापस कंप्रेस होकर और ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास एक्चुअल में हम लोगों ने पढ़ा था कि हीट के ट्रांसफर होने के लिए थर्मल कांटेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे इस रेफ्रिजरेंट का और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं, एप्पल हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, हम फ्रीजर में जब उसको प्लेस करते हैं तो इनके दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं है, तो फिर ये हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो इस पॉइंट को समझिए बच्चों, हमारे पास रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल्स हैं कि नहीं है। अब वो एयर पार्टिकल्स एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट के दरमियान फिजिकल कांटेक्ट में है, और एयर जो है तो आगे इस पाइप के साथ फिजिकल कांटेक्ट में, और पाइप आगे जो है तो उस गैस के साथ, उस लिक्विड के साथ, रेफ्रिजरेंट के साथ जो है तो वो फिजिकल कांटेक्ट में है। तो एक्चुअल में ये रेफ्रिजरेंट जो है तो ये इस पाइप से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये पाइप आगे इस एयर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एयर जो है तो आगे उन ऑब्जेक्ट से जो कि हम रेफ्रिजरेटर के अंदर प्लेस करते हैं उनसे हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो एयर जब उन ऑब्जेक्ट से हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो इस पाइप वो जैसे ऊपर आएगी अपर रीजन में, तो यहाँ पे इस पाइप के साथ ये जैसे फिजिकल कांटेक्ट में जाएगी तो पाइप जो है तो उस हीट एब्जॉर्ब कर लेगा उस एयर से। एयर का टेम्परेचर डाउन हो गया, एयर वापस नीचे चली जाएगी, फिर उस ऑब्जेक्ट से हीट एब्जॉर्ब करेगी, वापस ऊपर आएगी और पाइप उससे दोबारा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। वहीं पे ये रेफ्रिजरेंट जो है तो वो कंटिन्यूसली पाइप से हीट को एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक हो गया। तो इसके पीछे ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। अब इसके बाद हम इनके एफिशिएंसी को डिस्कस करते हैं। अच्छा तो बच्चों अब हम लोग रेफ्रिजरेटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मेजर करेंगे।
अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसकी दो किस्म की आती है, एक फॉर कूलिंग आती है और एक फॉर हीटिंग आती है, ठीक है। अब कूलिंग के जब वो उस बॉक्स के अंदर कूलिंग क्रिएट कर रहा है, एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर रीजन से हीट को एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर रीजन में उसको रिलीज कर रहा है, ठीक है। और हीटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये हाई टेम्परेचर रीजन से मतलब किस उस पर अपने हीट पंप से वो वापस सराउंडिंग्स में जब वो उसको फेंकता है, रिलीज करता है, ठीक हो गया। अब जाहिर बात है रेफ्रिजरेटर के अंदर एक हीट पंप का कॉन्सेप्ट आता है। हीट पंप वो एक डिवाइस होता है जो कि एक्चुअल में हीट को रिलीज करता है हॉट रीजन के अंदर, मतलब सराउंडिंग्स में ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है। अब फ्यूल पंप भी तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा ताकि वो क्या कर सके, उस हीट को जो है तो वो बाहर हॉट रीजन में रिलीज कर सके, सराउंडिंग में रिलीज कर सके, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट आता है। इसको एक्चुअल में आप एज अ एफिशिएंसी भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिंक टू द वर्क रिक्वायर्ड टू डू सो, ठीक हो गया। एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ही है इनपुट और आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे भी आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है कि हम लोग क्या करें, एक्चुअल में Q2 हीट को रिलीज कर रहे हैं Q1 की तरफ, ठीक है। और उसके लिए हमें एज अ इनपुट एक वर्क चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सेम मैंने यही बात की कि वर्क मेरे पास इनपुट में आ गया और Q2 जो है तो वो आउटपुट में आ गया, जो हीट हम लोग एक्चुअल में HTR में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अब हम अगर यहाँ पे वर्क की वैल्यू लिखेंगे तो वर्क जो होगा तो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब Q2 मेरे पास इनपुट है, Q2 मेरे पास आउटपुट है और W मेरे पास इनपुट है, तो W की वैल्यू है मेरे पास Q1 माइनस Q2, तो मैंने यहाँ पे जस्ट Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2 कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि एक्चुअल में Q जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो अब जहां पे Q हीट आ रहा है वहां पे मैं टेम्परेचर से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेम मैंने क्या किया कि Q2 की जगह पे T2 लिख दिया, Q1 की जगह पे T1 और Q2 की जगह पे T2 लिख दिया। तो ये मेरे पास आ गया इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। सेम इक्वेशन मैंने इन टर्म ऑफ हीट लिखी हुई है और फिर उसी को मैंने इन टर्म ऑफ टेम्परेचर भी लिख दिया। अच्छा, वहीं पे कोफिशिएंट परफॉर्मेंस हम लोग देखें हीटिंग के लिए, तो अब यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ हीट रिमूव्ड Q1 टू वर्क। एक्चुअल में यहाँ पे अब मेरे पास Q1 हीट जो कि यहाँ से रिमूव हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको मैंने एज आउटपुट ले लिया। और इनपुट, अब जाहिर बात है इसको भी रिमूव करने के लिए मुझे एक वर्क चाहिए, तो वो मेरे पास वर्क एज अ इनपुट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो सेम इसको हमने लिख लिया कि Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 वर्क की वैल्यू पुट कर दी। अब सेम इसको हम टेम्परेचर की टर्म में भी लिख सकते हैं, T1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। तो बच्चों ये था हमारे पास कंप्लीट टॉपिक रेफ्रिजरेटर का। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बच्चों फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। अगर तो आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।